आज मैं एक चीज शेयर करूंगी, कोई दिन आएगा पक्का कि मैं ऋतु भारद्वाज का इंटरव्यू करूंगी। ऋतु से मैं मिली थी। ऋतु, मेरी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक दिन आएगा जब मैं ऋतु भारद्वाज का इंटरव्यू करूंगी। ये बात मैंने कही थी सितंबर 2022 में। 4 साल पूरे हो गए। ऋतु भारद्वाज वो हैं जो जिंदगी विद ऋचा परिवार का जो सबसे मजबूत स्तंभ होता है ना, वो है। लेकिन 4-5 साल पहले ऋतु ने अपनी ज़िंदगी में अपना एक नया काम भी शुरू किया। ज़िंदगी विद ऋचा को छोड़ा नहीं, अपना काम शुरू किया। वो काम बड़ा मुश्किल था, मेंटल हेल्थ को लेकर था। और हम में से आज भी हमारे समाज में ज़्यादातर लोग अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ मानना ही नहीं चाहते कि हम किसी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और सच मानिए, जब मैंने ये बात कही कि मैं एक दिन ऋतु भारद्वाज का इंटरव्यू लूँगी, मुझे ये बात आज 4 साल बाद याद भी नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने 4-5 दिन पहले अपनी टीम से कहा कि मुझे ऋतु का इंटरव्यू करना है। शायद इसके पीछे एक सोच ये ज़रूर रही कि मैं उसका इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी कि वो मेरी प्रिय है या मेरी क्लोज है या शी इज़ डियर टू मी। मैं चाहती थी कि इंटरव्यू उस दिन हो जिस दिन मुझे लगे शी इज़ डिज़र्विंग टू बी इंटरव्यूड। और आज मैं ये बहुत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आज ऋतु भारद्वाज डिज़र्व करती हैं कि मैं उनका इंटरव्यू करूँ। उनका जो छोटा सा स्टार्टअप वेंचर था, एक बेबी जिसका नाम कनेक्टेड है, वो अब काफ़ी सारे कदम गिरते लड़खड़ाते आगे बढ़ चुका है। ऋतु भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में, तुम्हारे अपने ही शो में। थैंक यू ऋचा जी। मुझे पता है तुम मतलब इमोशनल हो रही हो। ऋतु, क्या है कनेक्टेड? कनेक्टेड मेरा दूसरा जन्म है। और ये है कि मैं जिस मेंटल हेल्थ फेज़ में गई और उस समय कोई मुझे नहीं समझ पाया, मैं किसी को नहीं समझा पाई, उस दिन मैंने ये फैसला लिया जब मैं उससे थोड़ा थोड़ा निकल रही थी कि पहले तो मैं समझूंगी क्या था और फिर मैं इस पर बात करूंगी और बार बार बात करूंगी, ताकि कोई और मेरी तरह अगर कहीं हो जिसको कोई नहीं समझ पा रहा है, एटलीस्ट मैं एक ऐसी कम्युनिटी बना पाऊँ जहाँ वो आके बात कर सके या वो समझ पाए और वो समझा पाए। तो कनेक्टेड वो एक मेंटल हेल्थ इकोसिस्टम है। जब मैं 8 साल पहले उस फेज़ में गई, तब से अब तक 8 साल में बहुत एक लंबी जर्नी हम लोगों ने अवेयरनेस की मेंटल हेल्थ फील्ड में कवर कर ली है। अब लोगों को पता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब कुछ क्या है, पर साथ में सोशल मीडिया पे इतना सारा अवेयरनेस आते आते एक चीज़ और हो गई कि हम एक्चुअल उससे भी वो हो गए। हमें लगता है कि थेरेपी ले ली, हीलिंग सेशंस ले लिए, बस ऐसे ही आराम से ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। हीलिंग बहुत अलग होती है, सबकी अलग होती है, और ये सिर्फ थेरेपी या सेशन से नहीं होगी। इसके लिए जैसे कहते हैं एक बच्चे को बड़ा करने के लिए एक पूरा गांव चाहिए, तो एक इंसान को वापस से उसकी बेस्ट इमोशनल स्टेट में लाने के लिए भी आपको बहुत सारे लोग, वो पूरी सोसाइटी चाहिए। सो कनेक्टेड वो एक मेंटल हेल्थ इकोसिस्टम है जहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं थी। तो जब कनेक्टेड के मैं सोच रही थी इसमें क्या क्या काम होंगे, तो मैंने इसको बिल्कुल एक यूज़र पर्सपेक्टिव से, एक सर्वाइवर के एंगल से सोचा। मुझे ना तो नॉलेज थी, ना नॉलेज जब आई तो मुझे ये नहीं पता था राइट हेल्प कहाँ मिलेगी, कौन है जो मेरी मदद करेगा, और फिर उसके बाद वापस मैं इस स्टेज में ना जाऊँ या कोई भी स्टेज में ना जाए तो क्या करना चाहिए। तो बस वही केयर, कम्युनिटी और कनेक्शन, ये 3 चीज़ों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं सभी थेरेपिस्ट, मतलब ऑल अंडर वन रूफ जिसको हम कहते हैं आ गया। तो रूफ क्या है? वो एक ऐप है। हमारी एक वेबसाइट है। अच्छा। हमारी ऐप आ चुकी है और नोएडा में एक छोटा सा ऑफिस है। अभी हम करंटली लगभग 80 से ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इस पूरी ग्रुप में हैं और हम लोग पैन इंडिया काम कर रहे हैं। पैन इंडिया ही नहीं, मेरे पास यूएस और यूके से भी क्लाइंट्स हैं जो हमारे प्रोफेशनल से थेरेपी ले रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से लेते हैं। जहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि वो ऑफलाइन लें अगर उनके एरिया में आसपास प्रोफेशनल है, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन से बेटर कोई भी ट्रीटमेंट का तरीका नहीं हो सकता। जब आप सामने बैठते हैं थेरेपिस्ट के तो वो बहुत चीज़ें और जल्दी ठीक होती हैं। अगर ऑफलाइन नहीं है आपके आसपास कोई अच्छा थेरेपिस्ट तो फिर आप ऑनलाइन लीजिए, हम ये कहते हैं। ये बात बताओ, तुमने जब शुरू किया था तो सिर्फ मुझे याद है महिलाओं के लिए, और ख़ासकर वो महिलाओं के लिए जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, की डिलीवरी हुई है और नहीं दुनिया समझ पाती कि वो नई माँ बनी है, वो चाहे पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा हो, उसके बाद एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। मैं सच कहूँ तो हमारी जनरेशन तक तो ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होता भी है। सैडनेस रही होगी, रोए भी होंगे, तो हमें पता भी नहीं था डिप्रेशन है। आप लोगों के टाइम तक आते आते शायद अवेयरनेस शुरू हुई और
तुम उससे गुजरी, तो शुरू में तो जो कनेक्टेड था वो सिर्फ विमेन के लिए नहीं था। मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ। अच्छा। अब जब मैं उसके बारे में समझने लगी तो गूगल पे एक ही टर्म मिली, पोस्टपार्टम। तो मुझे ये समझ में आया कि पोस्टपार्टम तो मेरा नहीं था, आफ्टर डिलीवरी होता है, मेरा बिफोर डिलीवरी था। अब जब पोस्टपार्टम चली, कुछ तो मिला, एक वो है ना कि एक लीड तो मिली, तो वहां से मैंने शुरू किया। और मुझे लगा कि मैं मदर्स के लिए, न्यू मदर्स के लिए करती हूँ, क्योंकि हमें मानते हैं जो जिनके बच्चे बड़े हो गए उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मेरे पास पहली बार एक मैसेज आया एक 75 ईयर्स अराउंड लेडी का कि आज हमने एक कैंपेन शुरू किया था, कुछ मदर्स अपने अपने एक्सपीरियंस लिख रही थी, पेनफुल मदरहुड को हमने पेनफुल मदरहुड के नाम से किया। तो उस 75 ईयर लेडी ने हमें लिखा कि आज ये बहुत सारी पोस्ट पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो आज तक उस डिप्रेशन में हूँ। अब आप उसको पोस्टपार्टम कहिए, मदरहुड डिप्रेशन करिए, नॉर्मल डिप्रेशन करिए, मुझे नहीं पता। आज तक ना मैंने अपनी फीलिंग बताई और आज भी मुझे ऐसा ही फील होता है और अब मैं बोलना चाहती हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक किसी पर्टिकुलर उसकी नहीं है, या सिर्फ मदर्स की बात नहीं है। फिर धीरे धीरे जब मैं काउंसलर से बात करने लगी तो मुझे समझ में आया जब एक बच्चा होता है तो सिर्फ मदर ही नहीं जाती पोस्टमार्टम में, फादर भी जाता है। अब फादर भी जाता है, साथ में फैमिली भी जाती है, क्योंकि जब एक बच्चा आता है सबकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। लेकिन हम क्योंकि मदर के उसमें फिजिकली भी हो रहा होता है, हमने बस उसकी बात शुरू कर दी और हार्मोनल होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं। फिर कुछ गर्ल्स के आने लगे कि हमें भी बात करनी है, हमें भी कुछ कुछ समझना है। तो वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता गया और आज इसमें सब है, बच्चे बड़े, महिलाएं सब। महिला पुरुष सब। सबसे बड़ी लर्निंग, या मैं कहूँ कि 3 बहुत बड़ी लर्निंग्स जो तुम्हें लगा हो कि ये तो मुझे भी नहीं पता था, ये तो शायद दुनिया में बहुत कम लोगों को पता होगा, ऐसी कोई 3 लर्निंग शेयर करोगी आज? मुझे तो सबसे पहले इमोशंस हमने बस पढ़े हैं, कोई सामने होगा तो हमें दिखाना है कि हम खुश हैं और दुख अकेले में दिखाना है। तो मुझे जो इमोशंस का वैलिडेशन समझ में आया। अब मैं मेरे बच्चों को कहती हूँ रोना आ रहा है, आओ रो लो। मैं भी कभी कभी होता है, अभी भी होता है, बहुत आप एग्जॉस्टेड या अच्छा फील नहीं कर रहे, मैं घर जाती हूँ, बच्चे अगर कहते हैं तो मैं कहती हूँ बेटा अभी मम्मा का मूड अच्छा नहीं है, मम्मा का रोने का मन। अब मैंने इतना नॉर्मलाइज किया है, अब नहीं करना। इमोशंस को वैलिड, रोना कोई बुरा इमोशन नहीं है, ये तो मतलब नेचर ने सबसे सुंदर चीज दी है। जब आपके पास कोई और चीज नहीं है, मेरे पास थेरेपिस्ट नहीं है, तो कम से कम रोना है उस समय रोक के एक बार हल्की हो जाऊंगी, फिर कुछ और करूंगी। दूसरा, अगर आप प्रॉब्लम में गए हो, आप ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि अब आप शेयर करो मेंटल हेल्थ किसी भी चीज़ पे। जब उसको टैबू आपको हटाना है, हम बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ टैबू है, आप इस पे बात नहीं करेंगे, और खासकर मैं क्योंकि सर्वाइवर हूँ, अगर सर्वाइवर्स ही इस पे बात नहीं करेंगे तो फिर कौन एग्जैक्टली बताएगा कि ऐसा फील होता है या हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस समय। तो बताइए, अगर आपको जो अच्छा नहीं लग रहा बताइए, अगर आपको उस समय रोने का मन करता था, भूख नहीं लगती, बताइए। तो मैं वो करती हूँ, और फिर सामने वाला जब बताता है कि मुझे भी ऐसा हो रहा है, उनको वैलिडेशन मिलता है, उनको समझ, वो रिलेट करते हैं। ये मेरा एक है। और तीसरा ये है कि हमेशा प्लीज़ सर्टिफाइड प्रोफेशनल के पास ही जाइए। मैं अभी भी देखती हूँ, दुख होता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स जब अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, आप भी देखते हैं हमारे वो पॉडकास्ट जिसमें सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन है उसको सबसे कम व्यूज मिलते हैं। तो मैं यही कहूँगी जो ड्रामा करते हैं उनको बहुत व्यूज। तो आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल के पास जाइए। 2 केस जो कनेक्टेड के बहुत शुरुआती टाइम में ही मैंने देखे, और तब से मैंने डिसाइड किया था कि हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ सर्टिफाइड और जो उसके लिए है उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है वही प्रोफेशनल्स होंगे। क्योंकि बहुत उन केसेस में ये हुआ कि उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, और वहीं पे किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने, उन्होंने आके डाला कि मैं ऐसे ठीक कर दूंगा। उन्हें लगा कि 5-6 सेशंस में जाके काउंसलिंग लेने से बेटर है एक एस्ट्रोलॉजर को दिखा, वो एक उपाय बताएगा और ठीक हो जाएंगे। वो वहाँ जान चली गई। आखिर में उनकी फैमिली मेम्बर ने कर लिया। उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, ये अवेयरनेस तो बार बार देनी है, और सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स के पास जाइए। ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है, क्योंकि नीम हकीम खतराए जा जैसे फिजिकल हेल्थ में है, उससे कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ में, क्योंकि यहाँ सिम्टम्स तो दिखे ही नहीं रहे। सबसे ज़्यादा कोई शॉकिंग एक्सपीरियंस जिसने तुमको भी 2-3 दिन हिला दिया हो कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया? कभी कभी हम लोग बहुत सारे आते हैं अभी केसेस। तो एक जो अभी रिसेंट आया जिसमें मुझे भी नहीं समझ में आया, एक ही घर में पहले तो बच्चे क्योंकि डिवोर्स के कारण वो अपनी मदर के साथ ही रह रहे थे, फादर चले गए, वो उस ट्रॉमा में थे। और उसी दौरान क्योंकि बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, अब मदर सिंगल मदर है, वो एक बहुत प्रेशर में है, तो वो बच्चों के लिए डेली लाइफ के लिए वो स्ट्रगल कर रही है, तो बच्चों पे वो बहुत ध्यान नहीं दे पाई, बच्चे अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाए। वहाँ पर बड़ा बच्चा उस समय गलत उसमें पड़ा, और आखिर में वो अपनी छोटी बहन को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा था। अब क्योंकि वो जिस एज में था उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर गया, वो एक्सप्लोर कर रहा था, वो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था, वो एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि आसपास कोई है ही नहीं उनके उस ट्रॉमा को शेयर या उनकी फीलिंग्स को समझने सुनने के लिए,
अब वो तीनों मदर और वो दोनों बच्चे एक ऐसी स्टेट में आके खड़े हैं कि कैसे एक दूसरे की हेल्प करें। बच्ची को लगता है कि मेरी मदर जो है ये किसी भी तरह से हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है, नहीं हेल्प कर सकती। मदर इस गिल्ट में है कि वो अपने बच्चों की केयर नहीं कर पाई, और ब्रदर तो ये कह रहा है, वो बार बार सॉरी कहना चाहता है या वो समझना चाहता है उससे क्या गलती हुई, पता है उसे अब, लेकिन तीनों ही अब बिल्कुल एक अलग उसमें है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है आपको तीनों को साथ लाना, उनकी काउंसलिंग करना, समझाना। तो ये मेरे लिए शॉकिंग था। उसके बाद तो बहुत दिन तक मुझे ही समझ नहीं आया हम इसको कैसे करें। काउंसलिंग चल रही है, चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं, लेकिन अगर हमने ये डिफरेंसेस या हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करना, फैमिलीज़ में सब लोग अपने अपने फ़ोन या अपनी अपनी दुनिया में, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो ऐसे केसेस फिर हम वही नॉर्मलाइज करने लगे कि ये बहुत नॉर्मल हो गया है। डिस्ट्रेस कॉल्स आते होंगे आप लोगों के पास, तुमको पता है कि कई बार ज़िंदगी दृचा पे मेल आ जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ अचानक कि ऋतु देखो क्या है, कि कोई लड़का या लड़की लिख रहा है कि मैं कर लूँगा। इनको कैसे डील, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कनेक्टेड कैसे डील करता है, मैं ये कहती हूँ हम में से कोई भी अगर हमारा कोई अपना या कोई दोस्त कोई कह रहा है कि मैं करने जा रहा हूँ, क्या क्या तरीका है उसको डील करने का? देखिए मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ तो मैं इस पर वैसे तो नहीं बता पाऊँगी। जो एक्सपीरियंस जो मेरे यहाँ प्रोफेशनल्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ जब भी कॉल्स आती है तो पहली चीज़ तो है कि वो अब फ्रेंड सर्कल में जैसे आपसे कोई कह रहा है तब उस समय आप उससे बात करिए, और बहुत फोर्स भी नहीं करना है, बात करिए। कुछ देर के लिए उसका थॉट आपको हटाना है वहाँ से। और ये साइंटिफिकली भी है कि कोई भी थॉट जो है, और खासकर जो इतना एकदम से बहुत एग्रेसिव होता है, वो कुछ 90 सेकेंड से लेके 2-3 मिनट के बाद चला जाता है। आपने भी देखा होगा, एंगर का भी एक मोमेंट होता है, इसका भी यही होता है। तो आप कोशिश करिए उससे बात करिए, वहाँ रहिए बस। हमारे पास जब कॉल्स आती हैं तो मेरी पहली, क्योंकि फर्स्ट कॉल सबसे इम्पॉर्टेंट है जनरली, मैंने एक चीज़ देखी है कि फ़र्स्ट कॉल को वॉलंटियर्स या बिल्कुल बडिंग उनके स्टूडेंट्स के हाथ में दे दिया जाता है। बहुत सारे सेंटर्स में मैं देखती हूँ, लेकिन हमने इस चीज़ को समझते हुए पहली कोशिश की कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एटलीस्ट 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, वही फर्स्ट कॉल उठाते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही वही कॉल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आप उस मोमेंट में उसे क्या फील करा रहे हैं, क्या रिप्लाई दे रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। तो जब हमारे पास कॉल आती है, हम पहले समझते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं कि क्या सच में ये बिल्कुल अभी सिर्फ थॉट आ रहा है कि या वो एक्शन में है या किस तरह से है। और उसके बाद हम इमीडिएटली उन्हें हेल्पलाइंस भेजते हैं, SOS हेल्पलाइन, ताकि कि हमें अपने आप को भी सेफ रखना है। अभी हम जो कर सकते हैं, अगर किसी केस में इमीडिएटली हमें लगता है कि नहीं अभी ये किसी भी मोमेंट कोई भी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो अथॉरिटीज़ को वो करते हैं इन्फॉर्म कि वो कहाँ पर हैं, वहाँ की पुलिस है या आसपास जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ इन्फॉर्म करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोग ये भी हो गया ना आज का, हम सोचते हैं मेंटल हेल्थ इशू मतलब डिप्रेशन, जबकि ऐसा नहीं है। तुम एंगर वर्ड यूज़ किया ना, मुझे अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसके पीछे भी अंडरलाइन कोई मेरा मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है। अगर मैं बहुत डर रही हूँ किसी से, कि हर बात पे डर रही हूँ, अरे ये ना हो जाए वो ना हो जाए, दैट फियर इज ऑल्सो अंडरलाइंग इमोशन, जो प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ है। तो इस सब पर भी क्या कनेक्टेड कुछ कर रहा है कि हम सिर्फ डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह के सबको कवर कर रहे हैं? मेरा ये मानना है, जैसे मैंने आपसे कहा, हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं, केयर, कम्युनिटी और कनेक्शन। लेकिन मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। हम ह्यूमंस की मेडिसिन ही ह्यूमन थे, जो नेचर पहले से ही भगवान ने बना के भेजे थे, और हम हमेशा लोगों के बीच में ही बड़े हुए रहे हैं। जैसे ही वो आपके आसपास से जाते हैं, लोनलीनेस आती है। और अभी तो हमारे आसपास फिर भी दिखते हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं, मतलब हम लोग अपनी दुनिया में मस्त सब गैजेट्स में है ना। तो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ हम इस तरह के इवेंट्स या मीटिंग्स करते रहते हैं, वर्चुअल भी हैं और ऑफलाइन भी हैं। कम्युनिटीज़ हम लोग सेटअप कर रहे हैं। अब अगर मैं एक सिंगल मदर हूँ तो हो सकता है मुझे लगता हो कि कोई और लोग मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तो अगर सिंगल मदर कम्युनिटी है तो वहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं, और क्योंकि सब उनको समझ रहे हैं, उनको वैलिडेशन भी मिलता है, रिलेट कर पाते हैं, एटलीस्ट कहीं वो बोल पा रही हैं। और हमारे ज़्यादातर ये वाले जो सेशंस या सपोर्ट ग्रुप्स हैं वो थेरेपिस्ट लेड हैं। अगर 10 सिंगल मदर वहाँ बात कर रही हैं तो एक थेरेपिस्ट भी वहाँ है, वो आराम से सुन रहे हैं। लेकिन जहाँ भी उनको लगता है कि इमीडिएटली हमें कुछ हेल्प, वो समझ जाते हैं बात के तरीके से कि अच्छा अभी हेल्प की ज़रूरत है, फिर हम उन्हें अलग से बताते हैं कि ओके ये एक साइन है। आज ही सुबह ही एक मदर का आया, जब मैं यहाँ आ रही थी, तो वो 11-12 साल की बच्ची है और 1 महीने पहले उनकी बहुत क्लोज रिलेटिव की डेथ हुई हार्ट अटैक से। तो उन बच्ची ने बस कन्वर्सेशन में सुना कि उससे पहले उनको बहुत पल्पिटेशन हो रहा था, हार्ट बीट बढ़ गई थी, वो घबराहट हो रही थी, बस बच्ची ने वो चीज़ें ले ली। अब बच्ची के साथ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और उसने अभी 1 महीने से स्विमिंग शुरू किया, कुछ चीज़ें लाइफ में बदली होंगी, लेकिन अब उसको पल्पिटेशन हो रहा है। अब बच्ची ने रिलेट कर लिया कि उसको भी हार्ट का इशू हो गया। अब मदर खुद इमोशनल कोच है
लेकिन क्योंकि वो मदर है, वो कह रही है मैं नहीं समझ पा रही, मुझे नहीं समझ, मुझे भी कभी कभी लगता है, मैं भी कंटिन्यूस चैट जीपीटी कर रही हूँ कि मेरी बच्ची को हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। Oh my तो God. ये होता है। अब यहाँ पर आपको इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कहें आइए आपको आप थेरेपी के 10 सेशन ले लीजिए। हो सकता है 1 या 2 सेशन में ही वो बच्ची को हम बात करें, कोई एक थर्ड पर्सन चाहिए, क्योंकि मदर इमोशनल कोच होते हुए भी अभी इमोशंस नहीं समझ पा रही है, क्योंकि वो मदर है वहाँ पर। तो वो आएंगी, थेरेपिस्ट उनसे नॉर्मल बात करेगा, बच्ची को बॉडी के या हार्मोनल चेंजेस के बारे में बताएगा, या जो भी वो थॉट है वो लेगा, उससे बात करेगी। हो सकता है 2 सेशन के बाद बच्ची बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, और मदर को भी ज़रूरत है वहाँ, एक बार मदर भी सेशन में रहेगी तो उसके बाद वो खुद हैंडल कर लेंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम उन्हें इतना इक्विप कर दें। हर एक को थेरेपी नहीं चाहिए होती, आपको कभी कभी वो कम्युनिटी या कनेक्शन चाहिए होता है जो आप मिस कर रहे होते हैं। तो बस हमारी कोशिश ही वही है कि हम उसे जोड़ें। ये तुमने बहुत वैलिड पॉइंट कहा कि हर एक को थेरेपी नहीं चाहिए होती। मुझे वो चीज़ का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि सपोज एक वाइफ ने, हस्बैंड ने थेरेपी ले ली, लेकिन जब वो उसी घर में जाना है जहाँ सारा कलेश मचा हुआ है, उसी से तो आप पर अकेले थेरेपी होकर कितना असर हो रहा होगा, है ना? या बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स ही वो टॉक्सिसिटी उसको दे रहे हैं या उसको परेशान कर रहे हैं, तो बच्चा अकेले थेरेपी करा के क्या कर लेगा? तो कनेक्टेड में फैमिली काउंसलिंग का कुछ है क्या? क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में सबसे ज़रूरी है। देखिए ये है ही, हम लोगों ने पहले तो बहुत समय से पहले इंडिविजुअल काउंसलिंग हम सोचते थे होगी, फिर आए हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉल्स आती है रिलेशनशिप काउंसलिंग। फिर वो कॉल करते रिलेशनशिप काउंसलिंग की, लेकिन फिर वो कहते लेकिन सिर्फ मैं लूँगी या मैं लूँगा। अब अगर आपके कपल के बीच में इशू है तो एक पर्सन के लेने से कुछ नहीं होगा। तो हम वो उन्हें समझाते हैं, धीरे धीरे हम वो करते हैं कोशिश कि वो कपल काउंसलिंग ले आए। ऐसी फैमिलीज वाली चीज़ है कि हम वो पूरी कोशिश करते हैं। और थेरेपी कोई भी वो कोई मैजिक होता नहीं है। मैं नहीं कहती कि वो आपको एक पिल दे देगा या कोई एक मैजिक ट्रिक दे देंगे ये हो जाएगी। वो आपको टूल्स देते हैं, जैसे आपने कहा उसी फैमिली में वापस जाना है, लेकिन उन्होंने आपको समझा दिया कि कितनी इंपॉर्टेंस है उन बाउंड्रीज को सेट करने की, या कैसे कर सकते हो, क्या तरीका होना चाहिए, वो आपको वो देंगे। थेरेपिस्ट आपको एक बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है, और वो आपको एक सेफ स्पेस या वो देता है कि जहाँ पे आपने अपनी बात शेयर कर दी, किसी ने सुन ली। सबसे बड़ी बात है सारे सॉल्यूशन हमारे अंदर है, बस हमें कोई सुन ही नहीं रहा। अब मैंने आपसे कोई प्रॉब्लम कही, आपने सुन ली, तो मेरा माइंड उसके आगे के स्टेप पे अपने आप चला जाएगा। तो थेरेपिस्ट एक्चुअल यही करते हैं, उनके पास टूल्स है, तरीके हैं कि वो आपको ओपन अप करे। और कई बार आज की प्रॉब्लम नहीं होती, आज मैं जिस पे ट्रिगर हुई हूँ वो हो सकता है थोड़े दिन पहले कुछ इंसिडेंट हुआ, जैसे इसी बच्ची के केस में बता रही थी। तो वो होता है, थेरेपिस्ट वो समझ जाते हैं, वो शायद आपसे बात करेंगे, वो कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकता है, वो कोई पास्ट इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है जो अचानक से अब आपके बिहेवियर में दिख रहा है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में तो रह गया। ये भी हम आजकल देख रहे हैं कि 99 रुपीज़ में थेरेपिस्ट बनो, ये सब भी बहुत फर्जी वो भी चल रहे हैं कोर्सेज एंड ऑल। इसको लेकर भी तो लोगों को केयरफुल होने की ज़रूरत है। सो कनेक्टेड मैं अभी बात ही कर रही थी किसी से, तो कनेक्टेड में हम लोगों ने एक चीज़ की है, क्लासरूम टू क्लिनिक। हमें लगा कि अभी जो सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हैं वो तो है, हमें भी पता है कि जितने लोगों को ज़रूरत है मेंटल हेल्थ सपोर्ट की, उतने हमारे पास थेरेपिस्ट तो है ही नहीं, और बहुत जल्दी इतने होंगे भी नहीं। तो हम लोग जितने भी बर्डिंग साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट आ रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि क्लासरूम की पढ़ाई और फील्ड में प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट है। तो हम लोग इंटर्नशिप के लिए बच्चे अक्सर हमें कॉल करने लगे थे कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन, आप इंटर्नशिप देते हैं क्या? तो हमने उनसे कहा कि हम अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, और हमने उसको नाम भी दिया क्लासरूम टू क्लिनिक। तो हम उन्हें बताते हैं कि आपने जो पढ़ा है, अब उसके आप अपनी प्रैक्टिस या क्लिनिक कैसे शुरू कर सकते हैं, और वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच। उसमें हम थ्योरी नहीं पढ़ाते, उसमें सारी चीज़ें वही है। हमारे थेरेपिस्ट उनके साथ मॉक सेशंस करते हैं। इनफैक्ट एंड आते आते जो 50-60 आवर्स का वो है, एंड आते आते हम उन्हें रियल केसेस के साथ वो करते हैं। हम सुपरवाइज करते हैं, हमारे सीनियर जो 20-22 साल के एक्सपीरियंस वाली हमारी प्रोफेशनल्स हैं, वो बैठती हैं, वो सुपरवाइज करती हैं, और फिर वो उन्हें हम सेशंस देते हैं, जिसमें हमें पता है कि इमीडिएट ऐसा कोई बहुत ट्रिगरिंग वो नहीं है, लेकिन यस, तो हम उन्हें पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देके रेडी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी इंटर्नशिप के सेशंस हैं, ताकि अच्छे साइकोलॉजी, हम पेरेंट्स के साथ भी अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, जो 9 to 12 के क्लासेस के बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों के साथ, कि साइकोलॉजी और साइकेट्री एक बहुत अच्छा फील्ड है, और अब आने वाले टाइम का तो सबसे ज़्यादा डिमांड वाला फील्ड है। तो अपने बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ाएं, क्योंकि ज़रूरत है। चलते चलते सारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हो? व्यूअर्स से यही कहूँगी, खुद से कनेक्ट रहिए और अपने आसपास लोगों से कनेक्ट रहिए, आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। हम लोगों का कनेक्शन अपने आप से और दूसरों से जहाँ ख़त्म हुआ, हम लोग अकेला फील करने लगते हैं, और इंडिया टर्की के बाद दूसरी सबसे बड़ी अकेलेपन में दूसरी कंट्री बन चुकी है। ये न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं, उन्हें हम अपने सोशल मीडिया स्टेटस में लगा देते हैं, लेकिन अगर हम इस पर वर्क नहीं करेंगे
बात करिए। मेंटल हेल्थ, फीलिंग एंग्शियस और हैविंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन टर्म्स को ऐसे लूजली यूज़ करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर हम इतना ओपनली ऐसे बार बार बोलने लगे हर एक को एंग्जाइटी हो रही है, तो मतलब फिर तो कुछ और ही प्रॉब्लम है। लेकिन हम एंग्शियस फील करते हैं, अब एंग्शियस क्यों फील कर रहे हैं उसके रूट पे जाइए। हो सकता है हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हों, और जैसे पेरेंटिंग सबसे ज़्यादा आते हैं, तो पेरेंटिंग को हमने हवा बना दिया। अब हमने बना दिया तो हम हर दिन कोई रीज़न ढूंढते हैं कि अच्छा पेरेंट बनने का रीज़न ढूंढ रहे हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेरेंट कैसे बनना है, आपका बच्चा ही आपको सिखाता रहेगा हर दिन कैसे करना है। हम एक्स्ट्रा करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आएंगे। तो कुछ नहीं है, सॉल्यूशंस आप ही के पास है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपको लगता है कि वो आपकी फिजिकल हेल्थ पे इम्पेक्ट आ रहा है, कोई आपको नहीं मिल रहा, तो प्रोफेशनल हेल्प इमीडिएटली लीजिए। अगर आसपास कोई नहीं समझ पा रहा तो प्रोफेशनल समझेगा ही समझेगा। 2022 में मैंने कहा था कि मैं एक दिन ऋतु भारद्वाज का इंटरव्यू लूँगी, तो 4 साल में ये हो गया। अब 2026 आ गया है, तो 2030, अनदर 4 years, आप कनेक्टेड को कहाँ देखती हैं? मैं कनेक्टेड को इंडिया का ऐसा सबसे सेफ मेंटल हेल्थ स्पेस के उस पर देख रही हूँ, जहाँ पर मैं उसका जब ऑफिस इमेजिन करती हूँ ना, मैं उसको कोई मेंटल हेल्थ क्लिनिक की तरह इमेजिन नहीं करती। बेधड़क कोई भी आएगा, मुझे अभी कोई स्पेस नहीं मिल रहा, मुझे बैठ के पढ़ना है, वो वहाँ आ सकता है। बच्चे वहाँ आएंगे, उनके लिए इमोशनल रेगुलेशन स्पेस हो, एक ऐसा स्पेस जहाँ पे जाने के बाद आपका जो भी आप उस समय फील कर रहे हो आप वो शेयर कर सके, वो एक्सपीरियंस कर सके, आपको वहाँ पे राइट नॉलेज मिल पाए, आप खुद को ढूंढ पाएँ तो वही आपका कनेक्शन आपसे हो पाए, एक ऐसा स्पेस मैं देखती हूँ। और उम्मीद तो यही करती हूँ, इंडिया का सबसे अच्छे से आगे बढ़ता हुआ एक मेंटल हेल्थ स्पेस। उस जगह एक बार फिर से इंटरव्यू होगा हमारा। थैंक यू सो मच ऋतु भारद्वाज फॉर बीइंग ऑन Thank you, जिंदगी विद रिचा। कितना फनी लग रहा है, देखो ये जिंदगी Thank विद you रिचा so का much. हिस्सा है। हमारी गिफ्ट कहाँ है? मैं इसके लिए भी लाई थी। हाँ, आपके लिए भी गिफ्ट है आज।